हेलो इन्वेस्टर्स। मेरे पिछले वीडियो से थोड़ा लोगों में कंफ्यूजन हुआ कि आजकल हर कोई जब ईटीएफ्स की तारीफ करता है तो व्हाई आर यू अगेंस्ट ईटीएफ्स। देखो, मैं ईटीएफ्स के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या, आई थिंक किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी इंसान के, देश के, कल्चर के, दुनिया में जो भी चीजें हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एंड हमें ना कई बार प्रोज प्रोज बताए जाते हैं, अधूरी पिक्चर दिखाई जाती है। तो इसीलिए ईटीएफ्स में क्या अच्छा नहीं है, आई फेल्ट ये एसेंशियल है बताना, और फिर आप डिसाइड करो कि इंडेक्स फंड्स एक तरफ, ईटीएफ्स एक तरफ, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन यू डिसाइड। यहां एक बात बताना और जरूरी है कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं, मेरी कंपनी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। तो आप ट्रेडिशनल रूट से इंडेक्स फंड लो, ईटीएफ लो, या कोई एक्टिव फंड लो, मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है, एंड दैट्स बाय चॉइस। एक रीजन है कि हमने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। आई थिंक वी हैव एक्सपेरिमेंटेड कि क्या प्रोसेस है। तो आई थिंक आज तक 2 या 3 लोगों का, वो भी एज एन एक्सपेरिमेंट, कि फ्लो क्या है, ऑनबोर्डिंग कैसे होती है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। तो आई थिंक 2 या 3 लोगों के लिए हमने एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन आर एंटायर एग्जिस्टेंस एक्ट किया है, बट वी आर नॉट इन टू इट, एंड देर इज अ रीजन दैट वी डोंट वॉन्ट टू बी इन इट, क्योंकि मुझे लगता है कि देन आई विल नॉट रिमेन अनबायस्ड। आई थिंक कोई भी इंसान ज्यादा ईमानदार या कम ईमानदार नहीं होता है। मुझे लगता है उसका बिहेवियर ना डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के इंसेंटिव्स खुद के लिए डिजाइन करता है। आपके इंसेंटिव्स क्या है, आप वैसा एक्ट करोगे। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आ जाऊं और मुझे दिखे कोई कोई फंड है जो मुझे दुगना कमीशन दे रहा है, तो आई थिंक आई विल बी सस्पेक्टेबल टू फॉल फॉर दैट ग्रीड। इसीलिए मैं खुद के सिस्टम्स ऐसे रखना चाहता हूं कि मैं खुद को वल्नरेबल महसूस करने की चांसेस को कम कर सकूं। इसीलिए यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं बायस्ड नहीं होऊंगा, बिकॉज देर आर नो इंसेंटिव्स फॉर मी टू बी दैट वे। इनफैक्ट मुझे पिछले वीडियो में ये कहना चाहिए था, मुझसे मिस हुआ, कि मैं सारे ईटीएफ्स के तो अगेंस्ट भी नहीं हूं। जैसे गोल्ड ईटीएफ हो, सिल्वर ईटीएफ हो, मैं एक्चुअली उनके फेवर में हूं। अनलाइक इक्विटी गोल्ड ईटीएफ्स, एक डिफरेंस है। देखो, जो इक्विटी इंडेक्स फंड्स है ना, वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं वो डायरेक्टली गोल्ड नहीं खरीदते, वो भी इनफैक्ट गोल्ड का ईटीएफ खरीदते हैं। इसीलिए जब आप गोल्ड का म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आप एक तरह से 2 बार एक्सपेंसेस पे कर रहे हो। उस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो, और उसके अलावा वो जिस ईटीएफ को खरीद रहा है उसके चार्जेस जो इनडायरेक्टली उस फंड में एडेड रहते हैं, तो आप 2 बार चार्जेस पे कर रहे हो। इसीलिए अगर आप ईटीएफ को यूज करते हो गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज परचेज करने में, तो आई थिंक ईटीएफ्स आर अ ग्रेट ऑप्शन। तो अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको गोल्ड का एक्सपोजर लेना है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो व्हाट इज द बेस्ट व्हीकल। क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो, ये बहुत इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस की बात है, लेकिन आपको जाने बिना, आपकी जरूरतें, गोल्स को जाने बिना, जनरल स्टेटमेंट में एक ये दे सकता हूं कि गोल्ड जनरली इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये कंट्री रिस्क से आपको बचाता है। तो हमने देखा कई देशों में या तो बहुत तेजी से इन्फ्लेशन आई या उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, कई चीजें हो सकती हैं, भगवान ना करे हमारे देश के साथ हो। लेकिन जब आप खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो आपको हर उस रिस्क के अगेंस्ट जो आपके पोर्टफोलियो को डैमेज कर सकता है, उसके अगेंस्ट रिस्क मिटिगेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। या तो वो आप इंश्योरेंस से कर सकते हो, तो इसलिए हम कई चीजों की, अपनी जिंदगी की, अपनी हेल्थ की, अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, या वो आप डाइवर्सिफिकेशन से ले सकते हो। इसीलिए फिनोलॉजी 30 में 10, 15 या 20 नहीं, 30 स्टॉक्स हैं, ताकि जब आप फिनोलॉजी 30 के स्टॉक रिकमेंडेशंस से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करो तो आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिले। बाय द वे, वेट लिस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक Phenology 30 is going live again. We will initially be
एक्सेप्टिंग अनलिमिटेड 1000 न्यू मेंबर, ताकि मेरी सपोर्ट टीम, हमारी पूरी ऑपरेशंस टीम भी ओवरवेल्म ना हो। एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, वी डोंट वांट टू बी ओवरवेल्म्ड। सो ज्वाइन द वेट लिस्ट, और जैसे ही ये ओपन होगा यू विल गेट एन इनविटेशन। F30 की वेट लिस्ट का लिंक ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने 2 रिस्क मिटिगेशन तरीके बताए, इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन, और तीसरा तरीका होता है हेजिंग। तो गोल्ड ना इक्विटीज अच्छा ना करे या आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छा ना करे, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ग्लोबल सप्लाई डिमांड से डिसाइड होता है। अब ना आपके पास एक टेबल है जो ये दिखाता है कि जब आप गोल्ड को म्यूचुअल फंड से खरीदने की कोशिश करते हो, यानी गोल्ड का आप फंड ऑफ फंड खरीदते हो, तो क्या होता है। तो ये टेबल दिखा रहा है कि कैसे आपको 2 बार चार्जेस पे करने पड़ते हैं और आपका टोटल एक्सपेंस बढ़ जाता है। अब देखो, पहले ना हमारे पास और बेटर ऑप्शंस थे गोल्ड एक्सपोजर को लेके। सबसे अच्छा था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अनफॉर्चुनेटली वो अब अवेलेबल नहीं है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। फिजिकल गोल्ड मुझे हैसल लगता है। देखो, अगर आप कंफर्टेबल हो या आप उसकी फिजिकल यूटिलिटी को अप्रिशिएट करते हो, आपको फिजिकल गोल्ड आपके बैंक लॉकर में, आपके घर में या एज ज्वेलरी उसको कंज्यूम करना आपको पसंद है, तो उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। प्लीज गो अहेड, बाकी खर्चों से बेटर है कि आप गोल्ड ज्वेलरी ले लो, नथिंग बैड इन इट। मुझे वो हैसल लगता है, थैंकफुली मेरी वाइफ को भी बिल्कुल शौक नहीं है, तो एज अ कपल वी डोंट अप्रिशिएट इट, बट एवरी फैमिली इज डिफरेंट। इफ दैट सूट्स यू, मैं कोई नहीं होता हूं आपको बोलने वाला कि वो क्यों लिया आपने, गलत किया। लाइफ ऐसे एक्सट्रीम्स में नहीं होती है। सबसे ज़रूरी वो है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट उस तरीके से करो जो तरीका आपके टेम्परामेंट को सूट करता है, ताकि आप डिसिप्लिन से कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट कर सको, उसकी चांसेस बढ़ जाए इफ योर इन्वेस्टिंग स्टाइल इज नॉट अगेंस्ट योर टेम्परामेंट। तो प्लीज गो अहेड, अगर आपको फिजिकल गोल्ड पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल नहीं है। फिजिकल गोल्ड के साथ उसकी सेफ कीपिंग, सिक्योरिटी, उसकी मेकिंग चार्जेस और जीएसटी का प्रॉब्लम है, जो मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शंस बचते हैं गोल्ड फंड ऑफ फंड और गोल्ड ईटीएफ। तो ये टेबल आपको ब्रॉडली दिखा रहा है कि कैसे जब आप गोल्ड फंड ऑफ फंड लेते हो तो आपके चार्जेस इनफैक्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको 2 बार फंड मैनेजमेंट चार्जेस देने पड़ रहे हैं। ये टेबल ट्रांसपेरेंटली आपको दिखा रहा है। अब जब गोल्ड को हम फाइनेंशियल एसेट जैसे लेना चाहते हैं, यानी फिजिकल गोल्ड ना लेके ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के जरिए, तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो, गोल्ड फंड जब आप लोगे तो ये गोल्ड के एक्चुअल रिटर्न्स को आउट परफॉर्म तो करेगा नहीं, क्योंकि बेसिकली उसके प्राइस को ही तो ट्रैक कर रहा है ना। तो आपका रिटर्न जब आप गोल्ड का चाहे ईटीएफ लो या म्यूचुअल फंड लो, तो आपका जो रिटर्न होने वाला है वो जो गोल्ड का प्राइस मूवमेंट है, माइनस जो इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, फंड के चार्जेस और ट्रैकिंग एरर जो होता है, वो दोनों माइनस करके आपका रिटर्न आएगा। तो हमारी 2 प्रायोरिटीज होनी चाहिए। पहला, कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, इंडेक्स फंड की तरह। यहां हम आउट परफॉर्म नहीं, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उतना क्लोजली मैच कर पाएंगे जितना हमारा एक्सपेंस रेशियो कम से कम होगा। और दूसरा, ट्रैकिंग एरर भी कंट्रोल्ड हो। अब ट्रैकिंग एरर क्यों आता है? क्योंकि ये फंड्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये 5% तक इनका जो एयूएम है उसको लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए रख सकते हैं। तो हो सकता है गोल्ड ईटीएफ 100 रुपए में से 95 रुपीज ही एक्चुअली गोल्ड में लगाए, बाकी वो कहीं और लगाए रिडम्पशन मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। तो वो जो 5% है उस पे गोल्ड वाला रिटर्न नहीं आएगा। तो आपने 100 रुपए दिए उस फंड को गोल्ड में लगाने के लिए, लेकिन आपका पहले तो एक्सपेंस रेशियो कटेगा, उसके बाद जो पैसा बचा उसमें से 5% हो सकता है, अप टू 5% गोल्ड में लगे ही ना, और उस पैसे पे कम रिटर्न मिले। इस कारण से ट्रैकिंग एरर आता है। तो इन 2 पैरामीटर्स को जब हम हाई वेटेज देते हैं और साथ में हम ये भी इंश्योर करते हैं कि वॉल्यूम रहे, क्योंकि ईटीएफ में आप एएमसी के पास जाके तो रिडम्पशन करोगे नहीं, आपको कोई और बायर चाहिए होगा जब आपको लिक्विडिटी चाहिए होगी। लिक्विडिटी वॉल्यूम से आएगी, तो वॉल्यूम ईटीएफ्स में काफी जरूरी होता है। तो जब इसमें ये फैक्टर भी ऐड होता है, तो वी लाइक ये 3 ईटीएफ्स। तीनों की अपनी अपनी खासियत है। वो ट्रॉफी साइन आपको दिख रहा होगा कि कौन सा फंड किस चीज में सबसे अच्छा है। अब देखो, आप इन तीनों में से कोई भी ईटीएफ ले लोगे, और मैंने आपको बताया है कि वाई आर वी प्रेफरिंग ईटीएफ्स इन दिस कैटेगरी, क्योंकि अदरवाइज जो फंड ऑफ फंड है उसमें आप ईटीएफ के चार्जेस तो पे कर ही रहे हो, प्लस उसके ऊपर म्यूचुअल फंड का एडिशनल
चार्जेस भी आप पे कर रहे हो, तो चार्जेस बढ़ जाते हैं जो सीधा आपके रिटर्न्स को ईट करते हैं। इसलिए वी आर प्रेफरिंग ईटीएफ्स इस कैटेगरी में। तो आप इन तीनों में से कोई भी लोगे तो इट विल बी अ गुड चॉइस। मुझे पर्सनली ईटीएफ्स में मुझे जितनी ज्यादा लिक्विडिटी हो, वॉल्यूम हो, उतना कुशन, उतनी सेफ्टी फील होता है। हालांकि लगता नहीं है कि तीनों में से किसी में भी कोई खास प्रॉब्लम आने वाला है बेचने जाओ तो, लेकिन फिर भी एडिशनल सेफ्टी, एडिशनल लिक्विडिटी के लिए हाईएस्ट सेफ्टी और हाईएस्ट लिक्विडिटी वाले से मुझे कंफर्ट आता है। तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई एक लेना हो तो मैं प्रेफर करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ। अब देखो, ईटीएफ लेना इस कैटेगरी में प्रेफरेबल है, कंपलसरी नहीं है। ईटीएफ आप तब लेना जब इक्विटी डिलीवरी में आपका ब्रोकर चार्ज नहीं लेता। आजकल कई डिस्काउंट ब्रोकर्स लेने लगे हैं, तो वो कॉस्ट ऐड होगी, उस पर टैक्सेस ऐड होंगे। अगर आपके पास जीरो था अकाउंट है, थैंकफुली वो लोग अभी भी इक्विटी डिलीवरी को फ्री रखे हुए हैं। तो अगर आपके पास वो अकाउंट है, यू कैन गो विद एन ईटीएफ। नहीं है और आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन एक मिनट, अकाउंट जबरदस्ती मत खुलवा लेना, सिर्फ ईटीएफ लेने के लिए मत खुलवाना। वो तभी खुलवाना जब आपको पता है कि आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने वाले हो, तभी इट्स वर्थ इट। वरना सेकंड ऑप्शन ले लेना, सिर्फ इसके लिए डीमैट अकाउंट मत खुलवाना। आप इसी का फंड ऑफ फंड वेरिएंट ले लेना। थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, लेकिन इट्स वर्थ इट। आपको डीमैट अकाउंट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, उसके मेंटेनेंस चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, एसटीटी और अदर टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। तो बात लगभग बराबर होने वाली है। अगर आपके पास ऑलरेडी ब्रोकिंग अकाउंट है जिसमें डिलीवरी पे जीरो चार्जेस हैं, तब तो ईटीएफ ले लेना। अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, फिर आप उसी का फंड ऑफ फंड वेरिएंट ले लेना, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड। अब यहां रेगुलर से मतलब रेगुलर या डायरेक्ट प्लान नहीं है, ये नाम में रेगुलर है, तो आप इसी फंड का डायरेक्ट प्लान लेना। नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड, ये एक एफओएफ है यानी फंड ऑफ फंड है, इसका आप डायरेक्ट प्लान ले लेना। तो एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा, कमीशन नहीं जाएगा किसी को, और आपके रिटर्न्स हल्के से उस कारण से बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं आपकी हेल्प कर पाया होऊंगा। अगली कैटेगरी दैट वील कवर विल बी लार्ज एंड मिड कैप फंड, एंड इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि फंड सिलेक्शन के पीछे की फिलॉसफी यू विल गेट टू नो। और आई होप इस बार आपको मजा आ रहा होगा, या शायद नहीं, ये मेरा अजम्पशन है, तो कमेंट करके बता देना कि वी आर गोइंग डीपर विद आवर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। सिर्फ टेक्निकल टेबल वाइज कंपैरिजंस नहीं है, मैं, मेरी टीम सोचती कैसी है, हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है उस फंड सिलेक्शन के पीछे, क्योंकि वो वैल्यूज, वो फिलॉसफी भी सिलेक्शन को इम्पैक्ट करती है। सिर्फ हार्डकोर साइंस बेस्ड सिलेक्शन नहीं होता है। और इसीलिए इस साल आई नोटिस्ड कि हम स्टेप्स तो बता देते हैं, लेकिन वो स्टेप्स के पैरामीटर्स जो सिलेक्ट होते हैं ना, जैसे कई बार मान लो मैंने कट ऑफ रखा कि एक्सपेंस रेशियो जिसका 0.5 से ज्यादा होगा, वील इग्नोर दैट। तो ये बेंचमार्क तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वो बेंचमार्क 0.4 क्यों नहीं है, 0.6 क्यों नहीं है? ये सिर्फ कई बार होता है कि कैटेगरी एवरेज के नीचे चले जाओ तो एक साइंटिफिक रीजन होता है, लेकिन कई बार फिलोसफिकल वैल्यू ड्रिवन रीजन भी होता है। तो आई थिंक इस बार के वीडियोस में इट्स अ कॉन्शियस चॉइस कि थोड़ी फिलोसफी और वैल्यूज भी लेके आते हैं जो हमारे डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। इफ यू आर लाइकिंग दिस अप्रोच और नॉट, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। अदरवाइज फेस टू फेस क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता, तो कई बार आई फील कि आई एम वल्नरेबल टू एको चेम्बर। मुझे जो सही लग रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ मेरे नजरिए से, लेकिन वो उतनी वैल्यू नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसा है तो भी बताना, एंड इफ यू फील नहीं दिस इज बेटर, तो भी बताना। इट हेल्प्स मी डिसाइड कि व्हाट्स बेटर और किससे ज्यादा वैल्यू क्रिएट होगी। इफ यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू लाइक दिस सीरीज एंड यू लाइक what we do, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को प्लीज शेयर दिस वीडियो। क्योंकि आजकल ना फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत नॉइज है, उल्टी सीधी चीजें करवा देते हैं लोग और नुकसान हो जाता है। तो आई थिंक एट फिनोलॉजी वी ट्राई कि यू नो अगर हम बेस्ट चीज ना भी बता सकें, तो भी हम ठीक ठाक चीज जो जनरली लोगों के लिए अच्छी हो, उस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन हम देने की कोशिश करते हैं। सो इफ यू फील कि कोई वल्नरेबल है, कोई अभी यंग है जिसको ये मार्केट अट्रैक्ट कर रहा है, देन आई थिंक दिस चैनल कैन हेल्प। तो प्लीज हेल्प अस इंक्रीज आवर रीच। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।